दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 804 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2026 के लिए रहेंगे उसको हम देखने वाले हैं। इससे पहले आपको जो है 801 नंबर, 802 नंबर और 803 नंबर के प्रश्न करा दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अंतः स्थ व्यंजन कौन से होते हैं ये या किसे कहते हैं? तो वो कौन कौन से नाम है? वो हो जाएगा य, र, ल और व जो है अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रयत्न एवं भूल यानी ट्रायल एंड एरर मेथड जो है दिया था थार्नडाइक ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया आपसे, अयोगवाह वर्ण किन्हें कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, अंग और अह को जो है अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अंग जो होता है अंग उसे अनुस्वार कहते हैं, अह जो होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। हर्बर्ट के अनुसार पाठ योजना के कितने पद है? तो हर्बर्ट के अनुसार पाठ योजना के 5 पद है, सभी को पता है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बलबलाना की क्रिया शिशु किस आयु में शुरू करता है? तो शिशु जो है ये 6 से 10 माह के आयु के भीतर जो है बलबलाना शुरू करता है। ये जो है प्रारंभिक शुरुआत है बच्चे के बोलने की। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, द्विगुण व्यंजन के 2 उदाहरण दीजिए। तो द्विगुण व्यंजन के 2 उदाहरण हम बोल सकते हैं ड और ढ। ड और ढ जो है द्विगुण व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कौशल विकास की किसी एक रणनीति का नाम बताइए। तो आप जो है पठन कौशल का विकास कर सकते हैं स्वस्वर पठन से, या फिर बोल सकते हैं देखो और कहो विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने की किसी एक नवीन विधि का नाम बताइए। एक नई विधि का नाम बताना है तो आप बता सकते हैं सक्रिय अधिगम प्रविधि, जिसको एक्टिव लर्निंग मेथड कहते हैं। तो ये इसका नया विधि हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, त्रिभाषा सूत्र का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो सभी जानते हैं इसका जो सुझाव दिया था वो कोठारी आयोग था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, भाषा की कोई एक मानक परिभाषा लिखी, यानी कि कोई एक डेफिनेशन लिखनी है। तो स्वीट के अनुसार आप लिख सकते हो, ध्वनात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण या प्रकट होना ही भाषा है, या प्रकट करना ही भाषा है। पतंजलि कहते हैं, जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का बलबलाना क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो हम बोल सकते हैं, जब शिशु 6 से 10 माह या 6 से 7 माह का होता है तो वह अर्थहीन ध्वनियाँ जैसे दादा, मामा, बाबा को बार बार दोहराता है, इसे ही बलबलाना कहते हैं। ये भाषा विकास की महत्वपूर्ण प्रारंभिक अवस्था होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुभाषिता शिक्षण के कोई 2 लाभ बताइए। तो आप आसानी से बता सकते हैं, ये छात्रों के संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास में सहायक है, और ये अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की भावना विकसित करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, गद्य और पद्य काव्य में कोई 2 अंतर बताइए। तो गद्य में विचारों की प्रधानता होती है, जबकि पद्य में भावों की प्रधानता होती है, कल्पना की प्रधानता होती है। गद्य व्याकरण के नियमों पर आधारित होता है, जबकि पद्य जो है वो छंद, लय और तुकबंदी पर आधारित होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं? तो पोर्टफोलियो छात्र के कार्यों का एक व्यवस्थित संग्रह होता है, जो एक निश्चित समय अवधि में उसकी प्रगति, उपलब्धियों और कौशलों को दर्शाता है। यह आकलन का एक प्रभावी ढंग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शिशु के क्रंदन या रुंदन के क्या कारण हो सकते हैं? मतलब बच्चा रोता है, उसका क्या कारण हो सकता है? तो शिशु का रोना या क्रंदन उसकी पहली भाषा है। इसके कारण हो सकते हैं कि उसको भूख लगी हो, उसके शारीरिक पीड़ा हो यानी उसको दर्द हो रहा हो, या गीलापन महसूस कर रहा हो, या फिर उसको कोई असुविधा हो, या फिर उसको नींद की कमी महसूस हो रही हो, तो शिशु जो है क्रंदन करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सक्रिय अधिगम प्रविधि यानी कि एक्टिव लर्निंग मैथोलॉजी के 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो आप बता सकते हो कि छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र
बनाया जाता है इस माध्यम से और उसको सक्रिय किया जाता है। दूसरा जो हम बता सकते हैं, छात्रों में स्वयं सीखने और जो है क्रिटिकल थिंकिंग का विकास इसके द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, भाषा विविधता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम कह सकते हैं एक ही कक्षा या क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोलने वाले छात्रों की उपस्थिति भाषा विविधता कहलाती है। जैसे कि अपने देश में जो है बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पर इस तरह का भाषा विविधता आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेख और अनुलेख में क्या अंतर है। तो हम बोल सकते हैं सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लिखना और अनुलेख का अर्थ होता है किसी आदर्श लिखावट को जो है देख देख करके ठीक वैसे ही लिखना। जो जैसे कि कोई किसी किताब में कुछ छपा हुआ है उसी को देख के उतारना जो है अनुलेख कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, पद्य यानी कि कविता शिक्षण की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हम बोल सकते हैं कि पद्य जो कविता होती है इसमें रसानुभूति होता है, सौंदर्य बोध होता है, छंद होता है, ठीक है, लय तुक होता है। और इसके अलावा जो है ये छात्रों की कल्पना शक्ति और भावनात्मक जो विकास होता है उसको बढ़ावा देता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, प्रहसन से आप क्या समझते हैं। तो हम बोल सकते हैं प्रहसन जो है एक नाटक की विद्या होती है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है हास्य पैदा करना होता है। इसमें व्यंग के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों या मानवीय कमजोरियों पर प्रहार किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कार्टून जो छपते हैं अखबारों में या कोई कार्टून बनता है जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई लीडर का जो है व्यंग बनाया जाता है, तो ये सब प्रहसन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो इसमें पूछा गया रचनात्मक आकलन का भाषा कक्ष में क्या महत्व है। तो हम बोल सकते हैं यह शिक्षण के दौरान निरंतर चलता रहता है जिससे शिक्षक को छात्र की सीखने संबंधी कमियों को दूर करने का सुझाव मिलता है या उसको तुरंत पता चल जाता है कि कैसे दूर किया जाए और वह अपनी शिक्षण विधियों में सुधार कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा त्रुटि के दो प्रमुख कारण बताइए। तो जो भाषा होती है उसमें त्रुटि, लैंग्वेज में एरर जो होगा उसके प्रमुख दो कारण क्या हो सकते हैं। तो मातृभाषा जो है उसका प्रभाव हो सकता है, उसकी वजह से भाषा में त्रुटि हो सकती है। और भाषा के व्याकरण नियम का सही से अगर अभ्यास नहीं है, जानकारी नहीं है, तो भी भाषा में त्रुटि हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, श्रवण कौशल विकसित करने वाली दो गतिविधियों का नाम बताइए। तो कहानी सुनाना, श्रुत लेख करवाना, ये जो है श्रवण कौशल को विकसित करते हैं। एक आदर्श भाषा शिक्षक के किन्हीं चार गुणों का वर्णन आपको करना है। तो आप बता सकते हो कि जो आदर्श शिक्षक होता है उसमें पूर्ण विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, उसका व्याकरण और साहित्य की गहरी समझ होनी आवश्यक है। उसके अलावा जो है स्पष्ट उच्चारण जो है वो शिक्षक का होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण उसको आना चाहिए ताकि बच्चे उसका सही से अनुकरण कर पाएँ। उसके अलावा जो है उसके अंदर भाषाई गलतियों पर क्रोध ना करके धैर्यपूर्वक उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और हम उसे बोल सकते हैं कि आधुनिक और प्रभावी शिक्षण विधियां जैसे ALM यानी एक्टिव लर्निंग मेथड का उपयोग करना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए उसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण लिखिए तथा इन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव हो सकता है, व्याकरण के नियमों का अज्ञान हो सकता है या अभाव हो सकता है, शुद्ध उच्चारण का अभाव हो सकता है। और उपाय क्या कर सकते हैं, छात्रों को निरंतर जो है श्रुत लेख का अभ्यास कराना चाहिए, शुद्ध उच्चारण का प्रशिक्षण देना चाहिए, शब्द को उसका सही उपयोग करना सिखाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री जो TLM है उसकी उपयोगिता आपको बतानी है। तो आप बता सकते हैं इसमें जो TLM है वो क्या कहता है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है। और ये जो है अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देता है जिससे पाठ अधिक रोचक बन जाता है और समझने में आसानी होती है। यह छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, सीखी गई जानकारी को लंबे समय तक याद करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे कि हम चार्ट यूज़ करते हैं, फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं या फिर दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ यूज़ करते हैं, ये सब जो है TLM है, शिक्षक सहायक सामग्रियाँ है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है बच्चों में पठन रुचि विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या उपचार करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। तो शिक्षक जो है कक्षा में रिकॉर्डिंग का उपयोग कर सकता है, ठीक है,
उसके अलावा जो है बच्चों को उनकी पसंद की रंगीन कहानियाँ, कविताएं या पुस्तक उपलब्ध करा सकता है। कहानी सुनाने की प्रतियोगिताएं रख सकता है। उसके अलावा जो है बच्चे जो है इससे प्रेरित होंगे। इन सब चीज़ों को आराम से वो जो है बच्चों की पठन रुचि विकसित करने में उपयोग कर सकता है। गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य पर प्रकाश डालना है आपको, तो हम बता सकते हैं कि इसका मेन उद्देश्य जो होता है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना होता है। उन्हें शुद्ध वाक्य रचना करना सिखाया जाता है इसके माध्यम से। गद्य जो है विभिन्न विद्याओं जैसे निबंध, कहानी और जीवनी से परिचित कराता है विद्यार्थियों को, और ये छात्रों में जो अर्थ ग्रहण की क्षमता को विकसित करता है। इसके बाद जो है एन.एल. बॉसिंग के अनुसार इकाई योजना की परिभाषा और महत्व आपको बताना है। तो आप बोल सकते हो कि बॉसिंग के अनुसार इकाई योजना एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें एक ही विषय वस्तु को सार्थक और संबंधित भागों में विभाजित किया जाता है, और इसका महत्व यह है कि यह शिक्षण को व्यवस्थित बनाती है और शिक्षक को पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भाषा की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का वर्णन आपको करना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, पठन एवं लेखन कौशल के मध्य क्या संबंध है, स्पष्ट करना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भाषा शिक्षण में संदर्भ सामग्री का क्या योगदान है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र का आपको वर्णन करना है। भाषा की कक्षा में सहशैक्षिक गतिविधियों का क्या महत्व है, ये बताना है। लेखन कौशल के विकास में श्रुत लेख की भूमिका स्पष्ट करनी है। प्रारंभिक भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि रुदन, बलबलाना और शब्द अवस्था का विस्तार से आपको वर्णन करना है। त्रिभाषा नीति क्या है, भारतीय संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर आपको चर्चा करनी है। पठन समझ विकसित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगर वो बच्चा जो है पढ़ना जो समझना चाहता है, पढ़ करके जो समझना चाहता है, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर पठन चीज़ जो है विकसित करनी है या पठन समझ विकसित करनी है तो उसके लिए क्या क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए। और शिक्षक सुविधादाता के रूप में भाषा शिक्षण के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या आपको करनी है। बाकी आप जो है नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, और बाकी आपके सारे विषय जो हमने तैयार करा दिए हैं उनको ज़रूर चेक करिएगा। वो ऑलरेडी अवेलेबल है और उनमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको दिए गए हैं, तो उनको देख करके आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।